हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं मिस्टर सी यूट्यूब चैनल बायो स्टडी, जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपका यूपी टेट एग्ज़ाम 2023 पर्यावरण ईवीएस। जो आज का हमने टॉपिक लिया है यूपी टेट के लिए पर्यावरण ईवीएस धमाकेदार आपकी क्लास रहेगी। और ये जो प्रश्न है आपका एक एडवांस, आपको कमेंट बॉक्स में उसको बताना है कि परितंत्र शब्द का गठन किसने किया था। 4 ऑप्शन में एक आंसर इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक आपके लिए विशेष सूचना है, जो भी मित्र है, जो भी हमारे दोस्त हैं जिनका यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा का पेपर है, उसका सिलेबस जारी कर दिया है। जो भी मित्र है तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा टारगेट रहेगा पर्यावरण एवं परिस्थिति, धमाकेदार क्लास रहेगी, क्योंकि सारा ईवीएस और पर्यावरण परिस्थिति पे ही सारा आपका जो वो दिया है आपका पेपर का प्रूफ 101 घंटा भी, यानी 2 घंटा का पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चन है और 1/4 की माइनस मार्किंग है। इस टाइप से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर शुरू हो गया। आपका पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा आपका। पहला प्रश्न आपका कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। देखिए राजस्थान का अगर राज्य पक्षी की बात कर ले कौन सा है, गौडवाड़ा, मोर, गिद्ध, सारस। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी की, तो आपका ये आंसर ठीक है, गौडवाड़ा। इसको हम ग्रेट इंडिया बुस्टरेड कहते हैं इंग्लिश में। अगर राजस्थान का राजकीय अगर पशु की बात कर लेते हैं, जो राजस्थान का राजकीय पशु क्या है, पशु भारतीय कुरंग, जिसे हम चिंगारा कहते हैं, एवं ऊँट। ये देखिए चिंगारा एवं ऊँट राजस्थान का पशु। जबकि अगर राजकीय पुष्प की बात कर लेते हैं, उसकी राजस्थान की जो राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, तथा राजकीय भाषा हिंदी है। रोहिड़ा जो पुष्प है, तो हमारा ये उसका राजस्थान का रोहिड़ा, ये है आपका पुष्प राजस्थान का रोहिड़ा। और आपका जो राजस्थान का पहला मिलेगा आपको कुरंग, जिसे हम चिंगारा बोलते हैं, कुरंग पशु या चिंगारा या ऊँट। पहला ऑप्शन आपका कुरंग लगाना, या कुरंग, इसका दूसरा नाम चिंगारा। अगर दूसरा वो ये नहीं मिले तो आपको ऊँट लगा देना। राजस्थान का पशु और पक्षी आपका गौडवाड़ा। और राजकीय भाषा क्या है, पुष्प। हमारा ये हो गया, तो राजस्थान का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है आपका बम्बे नेचुरल यानी कि हिस्ट्री सोसाइटी, ये सुमेलित नहीं है। तो आपका बम्बे नेचुरल ये ठीक है, बम्बे नेचुरल हिस्ट्री मुंबई ठीक है ये। और भारतीय वनस्पति जो सर्वेक्षण कोलकाता है, कोलकाता है नहीं, इसको काट दो। भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर, ये ठीक है आपका। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। प्रश्न कह रहा है कि नहीं है, कौन सा सही अच्छा नहीं है, नहीं है। एक मिनट दोस्तों, इसमें हमें क्या सुमेलित है, अगर हम इसमें नहीं है, इसमें नहीं या सुमेलित है। एक मिनट दोस्तों, ये जो प्रश्न है हमारा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी इसमें। देखिए इधर देख लेते हैं, इसको काट दो, नहीं ये नहीं काट दो। अब ये है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। अगर सुमेलित की बात कर लेते हैं, तो हमारा देखिए बम्बे हिस्ट्री सोसाइटी, अगर बम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की अगर आप बात कर लेते हैं, तो ये आपका ये मुंबई नहीं है, इसका मुंबई नहीं है, ये गलत है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कोलकाता, ये सही है, 20 का आंसर ठीक है। और पूछ रहा भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये भी आपका गलत है। और आपको पूछ रहा भारतीय यानी कि भारत राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान जोधपुर, ये भी गलत है। अगर हम इसकी बात कर ले, बम्बई नेचुरल जो आपका सोसाइटी है, इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली।
कहाँ पर है? नई दिल्ली। दिल्ली, इसका जो हेड ऑफिस है दिल्ली है, नई दिल्ली। और भारतीय वन्य जीव संस्थान आपको सभी को मालूम है, देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून, देहरादून है। और जो राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसको मालूम है आपको सभी को। तो इसका क्या होगा आपका? लखनऊ। ये क्या है इसका आपका? लखनऊ। इस टाइप से ये आंसर इस टाइप से सही हो जाता हमारा ये, क्योंकि थोड़ा हमने नहीं लगा दिया इस प्रश्न में। ये है आपका दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद में जो आपकी क्लास रहेगी बहुत मोस्टली क्लास रहेगी, यूपी ट्रिपल एस सी जो बंद दरोगे तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, लेकर आएंगे भारतीय प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि जो अनुसंधान है या आपके वन वगैरह हैं उसके बारे में क्लास रहेगी, बहुत अच्छी क्लास रहेगी। और आपके जितने भी आपके रामसर जो रामसर स्थल है उसके बारे में क्लास कराएंगे, कितने रामसर स्थल है वर्तमान में, और भारतीय रिजर्व टाइगर कितने हैं हमारे भारत में, पूरे विश्व में। पूरे भारत की बात हो रही है, विश्व की नहीं, पूरे भारत की। तो उस पर क्लास रहेगी इसके बाद में, बहुत अच्छी क्लास रहेगी। चलिए दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण का ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसे पूछा कि नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगर नहीं की बात है, नवीनीकरण जल विद्युत की बात मान लेते स्रोत है, हाँ है। पवन ऊर्जा ये भी नवीनीकरण है, और सौर ऊर्जा ये भी है। अगर पूछा कि इसमें नहीं है तो हमारा ए आंसर ठीक है, कि जीवाश्म ये नहीं है। देखिए जो नवीनीकरण ऊर्जा का वह रूप है जो ना तो प्रदूषण कारक और ना ही इसकी प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नवीनीकरण का मतलब जो प्रदूषण ना करे और प्रकृति कोई प्रभाव ना पड़े, उसी को हम नवीनीकरण का स्रोत मतलब बोलते हैं, नवीनीकरण बोलते हैं। स्रोत नहीं पूछा इन्होंने। अगर पूछता कि नवीनीकरण का स्रोत है तो हमारे ये क्या हमारे तीनों स्रोत हैं नवीनीकरण के, जिससे हमारा प्रदूषण और पर्यावरण पर कोई डिफेक्ट नहीं हो। अब जो जीवाश्म ईंधन है इससे हमारा जो पर्यावरण है, अब देखिए सौर ऊर्जा आपकी या जल विद्युत पवन ऊर्जा आदि ये प्राकृतिक संसाधन क्या हमारे नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि हमें जीवाश्म ईंधन या अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। ये इसका जो आपका उपयोग करने के लिए पश्चात हमें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको हम दोबारा यानी एक बार प्राप्त करने के बाद दोबारा इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसको दोबारा प्राप्त करते हैं, इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। परितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? हीकेल ने, हेम्बोल्ट ने, टेंसले ने, ओडम ने। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है चौथे का। देखते हैं कितने ऐसे दोस्त हैं जो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा है? बेंगलुरु है, मैसूर है, श्रीनगर है, या मासीन राम है। सभी को मालूम होगा, तो इसका आंसर कौन सा? डी आंसर सही है। देखिए जो भारत का देखिए सर्वाधिक अगर हम वर्षा वाला स्थान की बात करें तो मानिसराम है। और ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर ये आपका मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। अगर हम आपकी औसत की वार्षिक औसत की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी 11,873 क्या आपका मिलीमीटर की बरसात होती है। मिलीमीटर, ये बहुत बरसात मानी जाती है यहाँ पे। ये कहाँ पर है? मिलीमीटर होती है। चेरापूंजी द्वारा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये औसत वार्षिक वर्ष आपके 11,777 मिलीमीटर होती है। मतलब ये बरसात बहुत है इस समय जहाँ भी हो रही है। छठा प्रश्न है आपका, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। भूमि है, वायु है, पौधे हैं, या जल है। पर्यावरण के जैविक घटक की बात कर लेते हैं, जैविक घटक में क्या आएगा? अगर हम जैविक घटक की बात कर लेते हैं तो सी आंसर सही है, पौधे। देखिए जो परिस्थिति तंत्र को दो प्रमुख यानी के घटकों में यथा बांटा है, जैविक घटक या अजैविक घटक। एक जैविक या अजैविक बांटा जा सकता है। अगर पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के जैव जंतु जैविक घटक हैं। अगर जबकि हम भूमि, वायु, जल, प्रकाश, देखिए आपका क्या है, जैसे आपका भूमि भूमि और आपका वायु वायु और आपका जल प्रकाश प्रकाश
और आपका ये ताप तथा विभिन्न, इस टाइप के देखिए बहुत बहुत छोटे छोटे प्रश्न ये बन जाते हैं, इसी से पूछ लेता है। अब पूछा कि पर्यावरण में जैविक घटक में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए जो हमने भूमि, वायु, जल, प्रकाश, ताप तथा ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ अजैविक घटक हैं। ये हमारे क्या अजैविक घटक हैं सारे, ये हमारे अजैविक घटक हैं। आपको देखो भूमि, वायु और ये जल क्या हमारे अजैविक है, और जैविक क्या हमारा पौधे जैविक घटक हैं। अजैविक या जैविक पूछ लेगा, ये ध्यान रख कर चलना आपको। नेक्स्ट प्रश्न, सातवें प्रश्न आपका, मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सीडी प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, SG प्रदूषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। मीना माता रोग सभी को जानते हैं, मीना माता रोग किससे संबंधित है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका SG, सी आंसर सही है, पारा। देखिए मीना माता रोग का संबंध मरकरी या पारा जिसे SG प्रदूषण से अगर हम बात कर लेते तो 1953 में सर्वप्रथम ये रोग जापान में मीना माता की खाड़ी के निकट, देखिए कौन सा मीना माता की खाड़ी, कौन सा, ये मीना माता का नाम क्या दे रखा है, ये खाड़ी, मीना माता की खाड़ी है, खाड़ी, मीना माता की जो खाड़ी के निकट रहने वाले जो मछुआरों में देखा गया था, क्योंकि वो मछली पकड़ते थे, उनको खाते थे और सांद्र या मछली खाने बीमार हो गए थे, और इस बीमारी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, अंधापन और पानी का पक्षघात हो जाता तथा ये अंत में मृत्यु हो जाती है। जो मीना माता खाड़ी है जापान में, वहाँ के मछुआरे मछली पकड़ते थे, खाते थे, वहाँ से चीज़ देखी गई थी। कब हुई? तो 1953 की बात है। आठवें प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र या एपीडायस्कोप या फिर स्लाइड। अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, प्रक्षेपित नहीं है, अप्रक्षेपित है, तो क्या हमारा बी आंसर सही है, चार्ट। देखिए अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं तो हमारा स्ट्रिप है, चित्र है, विचारात्मक या एपीडायस्कोप तथा ये स्लाइड प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, जबकि चार्ट क्या हमारी अप्रक्षेपित, चार्ट का कोई रोल नहीं होता, इसका कोई हमारा रोल नहीं होता शिक्षण के लिए, बाकी सब हमारी क्या शिक्षण सामग्री है। नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर लेते हैं, संबंधित नहीं है, आपका वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और बृहद पौधरोपण और जलाशयों की सफाई, तो पर्यावरण संबंधित नहीं है, तो हमारा ए आंसर ठीक है, क्योंकि वनोन्मूलन ये हमारा पर्यावरण वो नहीं है, बाकी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधरोपण और जलाशयों की सफाई ये हमारे क्या है, प्रकृति से संबंधित है। देखिए वनोन्मूलन जो आपका पर्यावरण का संरक्षण नहीं करता, जबकि बल्कि ये पर्यावरण को हानि पहुंचाता है वनोन्मूलन। इसका वनोन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है, तेज़ी से हो रहा है अगर हम औद्योगिकरण जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है। अगर वनोन्मूलन में क्या है तो यानी कि वनों को काट कर औद्योगिकरण जिसमें वनों को काट कर हमारे नगरों की स्थापना की जा रही है, इस टाइप से हमारे ये पर्यावरण संरक्षण का नहीं है, ये आंसर हमारा ए आंसर ठीक है। 10वां प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? पर्यावरण शिक्षण में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण की बात कर लेते हैं, भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन या विचार गोष्ठी। पर्यावरण शिक्षण से सामूहिक चर्चा, अगर सामूहिक चर्चा की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर डी आंसर है, विचार गोष्ठी। देखिए विचार गोष्ठी क्या है हमारा, ये पर्यावरण शिक्षण सामूहिक चर्चा जिससे संबंधित शिक्षण विधि या जबकि भूमिका निर्वाह या वर्णन तथा या व्याख्यान विधि या हमारी क्या सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि नहीं है ये। इस 11वां प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्य CCC का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालयों में उपस्थित समय बालकों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन कह रहा है विद्यालयों में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। सी ऑप्शन कह रहा है विद्यालयों में उपस्थित समय बालक के ज्ञान बोध का मूल्यांकन करना। डी ऑप्शन है कि विद्यालयों में उपस्थित समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं
तो कौन सा उद्देश्य है, तो हमारा कौन सा उद्देश्य है, ए आंसर ठीक है इसमें, क्योंकि इसमें कहा कि विद्यालयों में उपस्थित के समय बालकों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। क्या करना हमें, प्रत्येक पहलू का बच्चे का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य क्या, उपस्थित समय बालक में प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। 12वां प्रश्न है, आईईई का पूर्ण रूप क्या है। आईईई का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम या आपका इंडियन इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये तो काट दो। इंडियन इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी काट दो। अब इन दो में देखते हैं ए और बी में कौन सा सही है। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो बी आंसर सही है। पूछ लेता है कि कई फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि सी की फुल फॉर्म क्या है, आई की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इसका आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। अब देखिए एक इसी पर इंग्लिश में आ गया, ये पूछा यूनिट नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976, 1972, 1978 या 1975 में। अगर यूएनईपी के संयुक्त प्रयास की स्थापना की अगर हम बात कर लेते कब हुई थी, तो इसकी स्थापना तो हुई थी 1972 में हुई थी। बी आंसर सही है। अगर आपसे पूछता है कि आईआई की स्थापना कब हुई थी, आई उसमें हमारा रह गया हमारा आई की स्थापना पूछ लेता है, इसकी संयुक्त प्रयास की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। जो संयुक्त प्रयास है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 14वां प्रश्न आपका, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना या उपचारात्मक शिक्षण करना। तो इसका जो अगर हम प्रश्न की बात कर लेते तो उपचारात्मक शिक्षण करना, डी आंसर इसका ठीक है। देखिए पर्यावरण के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए उपचारात्मक शिक्षण जैसे आकलन सूचकांक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का एक प्रकार का शिक्षण है, अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसमें विद्यार्थियों को किसी भी विशेष समस्या का कठिन का निवारण हेतु प्रयोग लाया जाता है। उपचारात्मक अगर कहीं कठिनाई है तो उसको उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। अभी स्कूलों में उपचारात्मक जो गवर्नमेंट स्कूल थे 9th से लेकर इंटर तक उनको उपचारात्मक शिक्षण दिया गया था। कठिनाई के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। अच्छे शिक्षण की नहीं है, अच्छा शिक्षण की क्रिया आधारित होता है, आधारित होता है पूछा है, नहीं है। हाँ शिक्षण यानी अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ठीक है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, ये गलत है। और अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य से युक्त होता है, ये भी ठीक है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो सी आंसर सही है, ये नहीं है, इसमें पूछा नहीं है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूछा कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु में नहीं है, वन रक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बी आंसर इसमें ठीक है, क्योंकि हम राजनीतिक संरक्षण को पर्यावरण में हम कैसे घोषित वो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये पॉलिटिक्स क्या आपका पॉलिटिक्स कंजर्वेशन है, ये पॉलिटिक्स कंजर्वेशन को हम पर्यावरण में नहीं कर सकते, तो बी आंसर ही ठीक है 16 में का। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आदिगम प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पुनर्वर्ण का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। पूछा कि नहीं है, तो हमारा तत्परता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी, ये आंसर सही है। पुनर्वर्ण का नियम नहीं है। पुनर्वर्ण मतलब देखिए प्रश्न का आपका ये क्या है, पुनर्वर्ण क्या आपका ले ऑफ इन्फोर्समेंट, ये प्रयास त्रुटि का सिद्धांत से संबंधित नहीं है। 18वां प्रश्न, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध का विनियम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 1938, 1988, 1986, 1990। सभी को इसका आंसर मालूम होगा, तो सी आंसर सही है 1986।
क्योंकि भारत में बाल श्रम जो प्रतिबंध किया था 1986 में पारित किया गया था। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को विनिर्देश व्यवसायों को प्रक्रियाओं के नियोजन करने का रोक लगा दी गई थी। भारत में लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 16 से 18, 18 वर्ष से 21 वर्ष, या 18 वर्ष से 18 वर्ष, या 21 वर्ष से 25 वर्ष। सभी को मालूम होगा इस आंसर का, तो बी आंसर सही है, 18 से 21 वर्ष। 18 से 21 वर्ष। 20वें प्रश्न है, राजस्थान के बस्त्र नगरी का क्या नाम है? देखिए राजस्थान के जहाँ पर बस्त्र नगरी बोलते हैं उसका क्या नाम है? उदयपुर, अजमेर, सीकर या भीलवाड़ा। अगर राजस्थान के हम बस्त्र नगरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो डी आंसर सही है, भीलवाड़ा। देखिए राजस्थान की बस्त्र नगरी हम क्या इसको टेक्सटाइल सिटी के नाम या भीलवाड़ा है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगर हम अजमेर की बात करें तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, कहीं कहीं पूछ लेता है। तथा पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। तथा पूर्व का वेनिस भी किस कहा जाता है? किसको? उदयपुर को। अगर बस्त्र नगरी को हम बोलते हैं टेक्सटाइल सिटी। बस्त्र नगरी को जैसे पूछ लेता है, इंग्लिश में पूछ लेता है टेक्स्ट, इस टाइप से पूछ लेता है। दोबारा टैक्स, TXTILE, टेक्सटाइल सिटी। क्या आपका सिटी, जिसे हम सिटी का नाम भी भीलवाड़ा है, टेक्सटाइल सिटी का नाम भी भीलवाड़ा है। 21वें प्रश्न है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रण करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? फॉलिक अम्ल, कोकीन, एस्कॉर्बिक अम्ल या पैथिडीन। तो इसका आंसर डी आंसर सही है, पैथिडीन। देखिए नशीली दवाओं की लत को नियंत्रण करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम पैथिडीन है। ये फॉलिक अम्ल जिसे एनीमिया के निवारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। अगर हम विटामिन सी का एक रासायनिक नाम भी एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल से सभी को मालूम है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है? आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। ODS राज्य कौन सा बना है? तो इसका है सी आंसर सही है, केरल। देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर, क्या हमारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य था 2019 तक भारत को पूर्णतः स्वच्छ बनाया था। केरल भारत का प्रथम राज्य है जिसे 100% खुले में शौच, जिसे ODF राज्य घोषित किया गया था। केरल का पहला यानी 2 अक्टूबर 2014 को पहला, यानी केरल एक ऐसा राज्य था जिसे ODF से राज्य घोषित किया गया था। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 25 है, 35 है या 20 है? अगर हम 23वें प्रश्न की बात कर लेते तो ए आंसर सही है, 10। ठीक है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल सीटें हमारी 10 हैं, जिसमें से एक सीट वर्तमान, और ये अगर इसकी हम बात कर ले तो 23 जुलाई 2019 में रिक्त है। उत्तर प्रदेश में 31 है। अगर हम यूपी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में 31 है। और मध्य प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें, MP, अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो 11 हैं। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 18 हैं। और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं। और आपकी कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में 12 हैं। और पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिमी बंगाल में 16
16 राज्यसभा संसदों की सीटें हैं। अगर धर्तव्य है कि अगर भारत में कुल राज्यसभा संसदों की अगर हम सीटों की बात करें तो 245 हैं, 245 निर्धारित की गई हैं। इस टाइप से हमारी ये सीटें दे रही हैं सब इसमें। 24वां प्रश्न है, लाइलॉन का आविष्कार किसने किया था? मेल्विक कैल्विन ने, बालेस कैरोथर्स ने, रॉबिन हिल ने, मीटर मिशेल ने। मीटर मिशेल ने। तो इसका आंसर बी आंसर सही है, बालेस कैरोथर्स ने, इन्होंने लाइलॉन का आविष्कार किया था। अगर हम ये बात कर लेते हैं इसमें कब किया था इन्होंने, सर्वप्रथम 1935 में, 1935 में बेलेस कैरोथर्सन द्वारा किया गया था लाइलॉन का आविष्कार। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? देखिए, निम्नलिखित कैसा है कि निम्नलिखित से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? अगर बागेश्वर मेला राजस्थान से संबंधित है, पुष्कर मेला ये भी राजस्थान से संबंधित है, और खेजड़ी मेला ये भी राजस्थान से संबंधित है। डी आंसर ये माघ मेला ये नहीं है, तो इसका डी आंसर सही है। देखिए, अगर हम बात कर ले माघ मेला, हमारा ये माघ मेला कहाँ से है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश से, यूपी से। उत्तर प्रदेश के अलावा जिस जिले में ये संगम पर आयोजित एक वार्षिक समारोह है, जो जैसे पुष्कर मेला, बेगेश्वर मेला तथा खेजड़ी मेला, ये राजस्थान में क्रम है। ये अजमेर, अगर देखिए ये जो अगर हमारा जो बागेश्वर मेला है राजस्थान का, ये आपका डूंगरपुर में लगता है। कहाँ पर? डूंगरपुर, डूंगरपुर में, ये डूंगरपुर में लगता है राजस्थान में। और जो बागे यानी कि पुष्कर मेला है, अगर हम पुष्कर मेले की बात करते हैं, जोधपुर में लगता है, राजस्थान में जोधपुर, जोधपुर, और आपका जोधपुर ज़िले में लगता है। अजमेर में देखो आपको ये अजमेर में ही लगता है आपका बागेश्वर मेला, बागेश्वर मेला अजमेर में लगता है दोस्तों, अजमेर में। और ये आपका जो पुष्कर मेला अगर डूंगरपुर में लगता है, और जो खेजड़ी मेला है आपका ये जोधपुर में लगता है। इस टाइप से है ये, दोबारा बता देते हैं आपको। देखिए, आपको जो बागेश्वर मेला है, पुष्कर मेला आपका, पुष्कर और बेगेश्वर मेला तथा खेजड़ी मेला, बेगेश्वर मेला, खेजड़ी मेला, इस टाइप से मेला दे रखे हैं। तो क्रम से अजमेर में आपका बेगेश्वर मेला नहीं, पुष्कर मेला। चलिए, 26वें प्रश्न पर है, भारत में प्रथम यात्री रेल की शुरुआत कब हुई थी? सभी को मालूम है इसका आंसर। सी आंसर सही है, 1853 में। सत्ताईसवें प्रश्न आपका, पीसी कल्चर का क्या है? पीसी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन है, पीसी कल्चर मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो प्रश्न दे रखा आपका, इस पर हम एक दिन को क्लास लेकर आ रहे हैं, या कल या परसों क्लास कराते हैं, सारे जितने भी आपका कल्चर है किससे क्या होता है। और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जितने भी 40-50 हैं सभी से हम करा देंगे। बॉटनी के यानी कि जो बॉटनी है उसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम पीसी कल्चर की बात कर लेते हैं, तो पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या होता है आपका? बी आंसर सही है, मछली पालन। पीसी कल्चर मछली पालन। 28 में है, एपीकल्चर क्या है? देखिए, एपीकल्चर मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन, उपरोक्त तो कुछ नहीं। अगर एपीकल्चर की बात कर लेते हैं, एपीकल्चर में आपका मधुमक्खी पालन, सी आंसर इसका ठीक है। 29वां प्रश्न है, झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, जिंक के लिए या यूरेनियम के लिए? झामर कोट का खाद्यान्न प्रसिद्ध की बात कर लेते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी आंसर सही है, रॉक फास्फेट के लिए। झामर कोट का खदान ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के उदयपुर के लिए, उदयपुर जिले में, उदयपुर किसमें? राजस्थान में जिले के स्थित है। ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
30वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है? मधुमेह, हृदयघात, उच्च रक्तचाप या डिप्थीरिया? अगर इसकी प्रश्न की बात कर लेते हैं तो डी आंसर सही है। देखो, संक्रमण रोग आपका डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है जो कोरिनियो बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। अगर हमारा मधुमेह, हृदयघात तथा ये उच्च रक्तचाप ये संक्रमण रोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? अगर हम परीक्षण HIV की बात कर लेते हैं, बीडल है या बीडल, ESR, एलिसा या बी और सी डी? अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका बी और सी डी आंसर सही है। देखिए, बी और ये सी है कि इससे है HIV परीक्षण से रिलेटिव आते हैं, इससे HIV की संक्रमित जांच होती है इससे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 1985, 2005, 1995 या 1990? अगर हम HIV नाम पल्स पोलियो टीकाकरण का सर्वप्रथम हमारे भारत में कब शुरुआत हुई थी? तो 1995 में। सी आंसर ठीक है। WHO ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास आपका परिणाम 1995 पल्स पोलियो टीकाकरण सर्वप्रथम आरंभ किया था और हर 5 वर्ष के आयु बच्चों को सभी को पोलियो पिलाया जाता था। अगर हम बात कर लेते हैं, कहीं पूछ लेते कि भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, तो ये आपका 2014 में 2014 में पोलियो टीकाकरण हमारा भारत मुक्त हो गया था और 1995 में शुरू हुआ था। 2014 में कहीं कभी पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जाती है? क्योंकि अभी हमारे जो भारत पड़ोसी देश जैसा आपका पाकिस्तान है, उसमें कुछ वायरस वो यानी कि कुछ बच्चे पाए गए थे, इसलिए कभी कभी हमारे भारत में दवाई पिलाई जाती है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। तो दोस्तों, इस टाइप से ये रहे हमारे 32 प्रश्न इन्वायरमेंट के, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। इसके बाद में क्लास आपकी होने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और जो भी विद्यार्थी जिनका UP SSS में फार्म डलवाया बंद दरोगा का, उस पर ही आधारित हम क्लास करा रहे हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर। थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे आपसे।